जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे भारतीय समाज और संस्कृति का चौथा लेक्चर है और आज का टॉपिक है सामाजिक विविधता, जिसे इंग्लिश में सोशल डाइवर्सिटी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि सामाजिक विविधता होती क्या है। तो जो सामाजिक विविधता है आपके लिए नया विषय नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर तथ्यों के माध्यम से, डाटा के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपकी समझ परिपक्व मैच्योर्ड हो जाए, एक विशेष विश्लेषणात्मक क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाए, ताकि आप एज ए सिविल सर्वेंट भारतीय समाज को समझ सकें। तो जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो भारतीय समाज में वैविध्यपूर्ण समाज है, यानी कि यहाँ पर बहुलतावादी समाज, सामाजिक संस्कृति विकसित होती है। बहुलतावादी समाज मतलब प्लूरलिस्टिक, क्या नाम है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी यहाँ पर विकसित होती है। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर एक कंपोजिट कल्चर भी डेवलप होता है, जिसे इंग्लिश में जिसे हिंदी में सामाजिक संस्कृति कहते हैं और इंग्लिश में कंपोजिट कल्चर कहते हैं। ये हमारे संविधान में भी कंपोजिट कल्चर का उल्लेख किया गया है। तो बहुलतावादी समाज के भीतर हम देखेंगे कि बहुत सारे आपको धर्म में रीति रिवाज आपको नजर आएंगे, और इसी के अगेंस्ट में एक और समाज आता है, एकात्मक समाज या एक शीलात्मक समाज, जहां पर एक ही तरह के धर्म, एक ही तरह के रीति रिवाज आपको नजर आएंगे। लेकिन जो भारतीय समाज है बहुसांस्कृतिक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, बहुसंस्कृतिवाद के रूप में, मल्टीकल्चरलिज्म के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। बहुलतावादी समाज, समाज से सामाजिक संस्कृति, सामाजिक समाज, ये सारे वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं अगर एग्जाम में आता है तब। तो ठीक है। तो हमारा जो समाज है कैसा है, बहुसांस्कृतिक समाज है। इसको हम लोग थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय समाज में विविधता के तत्व कौन कौन से नजर आएंगे। भारतीय समाज में विविधता के तत्व कौन कौन से नजर आएंगे, क्यों नजर आएंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो जो भारत का जो भौगोलिक ढांचा है बहुत ही ज्यादा अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित मतलब है कि एक जैसा नहीं है। कहीं पे आपको मैदान नजर आएगा, कहीं पे आपको पठार नजर आएगा, कहीं पे आपको मरुस्थल नजर आएगा, कहीं पे बर्फ से ढकी चोटियां नजर आएगी। तो इतनी सारी भौगोलिक विषमताएं हैं भारत में, और जितनी ज्यादा भौगोलिक विषमताएं होंगी उतनी ज्यादा समाज में विविधताएं नजर आएंगी। वहां पर रीति रिवाज, परंपरा का अलग अलग आपका हिसाब किताब नजर आएगा, क्योंकि जो भी भौगोलिक विषमताएं होती है उसका सीधा सीधा संबंध रीति रिवाज, परंपरा से होता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। तो भौगोलिक स्थिति विभिन्न होने के कारण हम लोग देखेंगे कि भारत में अनेक तरह की संस्कृति, अनेक तरह के रीति रिवाज विकसित नजर आएंगे। तो उसी में हम देखेंगे कि भारतीय समाज बड़ा ही सहिष्णु समाज भी रहा है। इससे जैसे पिछले लेक्चर में देखा था, टॉलरेंट सोसाइटी है। क्यों टॉलरेंट सोसाइटी था, इसलिए इसका विकास होता चला गया। जैसे ही आप सहिष्णु होंगे आपका डेवलपमेंट शुरू होता चला गया। आप मनुष्य है, हमारे साथ आप रहिए, मतलब ऐसा हम लोग व्यवहार करेंगे कि आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी जाति से हैं, आपको मैं मनुष्य मानूंगा, आप हमारे साथ रहिए। जिस समाज का दर्शन आपके पास है आप मानिए उस चीज को, हम लोग उसमें कोई हेर फेर नहीं करेंगे। यानी कि जिस समाज का दर्शन उस प्रकार का होगा, मानी इस प्रकार का होगा कि आप कहीं से भी आए हैं, कहीं से भी आप किसी भी देश के हैं, किसी भी मान्यता के हैं, किसी भी धर्म के हैं, मैं आपको मनुष्य मानूंगा। और मनुष्य मानने का दर्शन जिस समाज में होगा उसकी विविधता कितनी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो भौगोलिक स्थिति एवं जीवन दर्शन उसने भी हमारे समाज को वैविध्यपूर्ण बना दिया गया है। ये विविधता आज भी हमारे समाज में मौजूद है। आज भी हम देखेंगे कि ये समाज में हमारी मौजूद है। हमारा समाज फूल के गुलदस्ते की तरह है। हमारा समाज कैसा है, एक फूल का गुलदस्ता है। एक फूल मान लेते हैं ये सारे गुलदस्ते हैं, इसमें क्या होगा, बहुत सारे एक गुलदस्ता है, इसमें बहुत सारे फूल हैं, अलग अलग तरह के फूल हैं। उसी तरह भारतीय समाज एक गुलदस्ता है और इसमें अलग अलग तरह के धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि भारत में किस किस प्रकार की विविधता प्राप्त होती है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सामाजिक विविधता के प्रकार को देखते हैं। भारत में सामाजिक विविधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो सामाजिक विविधता के प्रकार में सबसे पहला अपना आता है प्रजातीय विविधता, जिसे रेशियल डाइवर्सिटी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि समाज लंबे समय से अस्तित्व में रहा है। जो भी भारतीय समाज रहा है लंबे समय से अस्तित्व में रहा है और निरंतरता को बनाए रखा है। जो भारतीय समाज है अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखा है, और जो पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। और सहिष्णु हो तो स्वाभाविक है कि बाहर से लोग आएंगे एवं निरंतरता उसको विकसित करती चली जाएगी। तो विश्व के अधिकांश नस्लें यहाँ पर मौजूद है। तो भारतीय समाज में बहुत सारे नस्ल मौजूद है। सामाजिक विविधता के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला देखेंगे प्रजातीय विविधता, जो कि बहुत ज्यादा भारत में मौजूद है, जिसमें सबसे पहला आता है नेग्रिटो।
भारत में सबसे पहला कौन सा आता है प्रजाति में? नेग्रिटो। नेग्रिटो लोगों का पहचान कैसा होता है? रंग काला होगा, ठीक है। उसके बाद शरीर बहुत ज्यादा बलिष्ठ होगा, बहुत हिष्ट पुष्ट होते हैं, होंठ इनके मोटे होते हैं, ठीक है, बाल घुंघराले होते हैं। ये सारे चीजें ये निग्रिटो में होता है, जो हम लोग निग्रो बोलते हैं, जो अफ्रीकन होते हैं। इनका माथा कैसा होता है? चौड़ा होता है। तो भारत में भी हम लोग ढूंढेंगे तो अंडमान निकोबार में हम लोग प्रवेश करते हैं। अंडमान निकोबार में एक जारवा जाति है और ओंग जनजाति है। ये सारे के सारे ये निग्रिटो फैमिली से आते हैं। तो अंडमान निकोबार जो भारत में है, यहाँ पर ये निग्रिटो प्रजाति के अंग पाए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग केरल में देखेंगे कदार, कदार ट्राइब्स, इरुला ट्राइब्स और पनियान ट्राइब्स, ये निग्रो प्रजाति के ही, ये जो निग्रो है इसी प्रजाति के लोग ही भारत में रहते हैं। तो निग्रिटो प्रजाति के लोग भारत में रहते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रजाति विविधता में था निग्रिटो। उसके बाद देखते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड या पूर्व द्रविडियन। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड या पूर्व द्रविडियन, इसमें कैसे लोग होते हैं, इसको आप लोग फोटो के माध्यम से देखिए। ये ऐसे लोग होते हैं। इसमें देखिए कि इनका रंग जो कैसा होता है, भूरा होता है। नाक कैसी होती है? छोटी होती है, ठीक है। माथा थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। तो ये सारी के सारी चीजें भारत में कहाँ पाई जाएंगे? इसको भारत में अगर ढूंढेंगे तो ये सारी की सारी चीजें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाएंगे। जो संथाल, भील, गोंड, मुंडा अनुसूचित जाति और जनजाति है, ये सारी चीजें भारत में पाई जाती है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड या पूर्व द्रविडियन ये भारत में भी पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा है मोंगोलाइड। कैसा है? मोंगोलाइड। मोंगोलाइड को थोड़ा सा अलग से देखेंगे। मोंगोलाइड आपको ये नजर आएंगे, ठीक है। ये मोंगोलाइड कहाँ नजर आएंगे? ये मोंगोलाइड जो होते हैं ये कहाँ पर नजर आएंगे? इनका कद क्या होगा? छोटा होता है। आंख कैसी होती है? छोटी छोटी होती है। उसके बाद देखेंगे कि रंग कैसा होता है? पीलापन, पीलापन, त्वचा का रंग पीलापन लिया होगा। इनका मूल स्थान मंगोलिया है, जो चीन के बीच में है। देख रहे हैं, चीन के जस्ट नीचे आप लोग देखेंगे मंगोलिया आपको नजर आएगा, और इसमें आपको पूरा का पूरा जैसे चीन और रूस के बीच में एक मंगोलिया है, वहां पर नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से वो पाए जाते हैं। अगर भारत में बात करें तो ये कहाँ पर पाए जाएंगे? लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये कैसे प्रजाति होते हैं? मोंगोलाइड प्रजाति के लोग होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे भूमध्य सागरीय, जो कि आज हमारे यहाँ द्रविड़ हैं, जो कि दक्षिण भारत में विकसित हो गए, वो भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन लोग होते हैं। इसमें कौन से लोग होते हैं? मेडिटेरियन लोग। मेडिटेरियन लोगों में आपकी खासियत ये नजर आएगी, ठीक है। ये लोग नजर आएंगे, ये वाले। तो इसमें क्या होगा? इसमें ऐसे लोग जो भूमध्य सागर के आसपास, जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास रहते हैं। पश्चिमी एशिया, वेस्ट एशिया के लोग हैं जो भारत में अभी रह रहे हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो ये भूमध्य सागरीय लोग ही थे। बाद में जब आर्य आए तो उनको मारकर भगा दिए, यानी कि जो द्रविड़ थे वो जो दक्षिण भारत में चले गए वो भूमध्य सागरीय के लोग थे। भारत में कांसे का प्रयोग इन लोगों ने ही किया था। इसके बाद देखते हैं पश्चिमी चौड़ा सिर। पश्चिमी चौड़ा सिर में ऐसे लोग पाए जाएंगे। आपको देखिए ये वाले पश्चिमी चौड़ा सिर में, इसमें आपको क्या नजर आएगा? आपको यहाँ देखेंगे कि पारसी समुदाय भारत में रहता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे पश्चिमी चौड़ा सिर लोग नजर आएंगे, पारसी समुदाय इसके लिए जाना जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है नोडेक। अगला कौन सा है? नोडेक। इसको देखिए, ये रहा नोडेक्स। नोडेक्स में कैसे लोग होंगे इसको हम लोग देखते हैं। नोडेक्स में इसको देखते हैं। देखिए ये नोडेक्स लोग होते हैं। नोडेक्स लोग में क्या होगा? इनका कद लंबा होगा, देख रहे हैं, सिर लंबा होगा, कद भी लंबा होगा, सिर भी लंबा, त्वचा गोरी होगी, देख रहे हैं कितने गोरी होती है। फिर उसके बाद आप बात करेंगे कि देह इनका सुगठित होगा, नाक नुकीला होगा, ठीक है। तो ये भारत में आए और आर्य भाषा बोलते थे। ये सारे के सारे बाल्टिक क्षेत्र से आए और टैगा क्षेत्र से आए। तो टैगा उस क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ बर्फ जमी रहती है। ये नोर्डिक लोग वहां से आए हुए थे, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और भारत में अगर इन चीजों को ढूंढे तो भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर के लोग नोर्डिक लोग होते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ राजपूत जातियों लोग में भी ये नोर्डिक और जाट समुदाय वालों में भी नजर आएंगे आप लोग नोर्डिक्स, मुख्यतः अगर बात करें तो। फिर उसके बाद देखेंगे धार्मिक विविधता। अब भारत में और विविधताओं में देखेंगे कैसा है? धार्मिक विविधता, धार्मिक रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत नजर आएगी भारत में। अगर बात करें ऑन एवरेज, पुराने आंकड़े की बात करें तो मुस्लिम, हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, यहूदी ये सारे रहते हैं। तो मुस्लिमों का 14 से 15% की जनसंख्या भारत में। एग्जैक्ट कितना है आप लोग अभी तत्काल में चेक कर लीजिएगा। हिंदुओं की संख्या की बात करें तो हिंदुओं के 80% यहाँ पर लोग रहते हैं। फिर उसके बाद सिख में बात करेंगे तो 1.75% यानी 2% के आसपास लोग रहते हैं। और ईसाई 2 से 2.5% के बीच में। पारसी 55,000 के करीब में है। यहूदी भी यहाँ पर रहते हैं। जैन 0.4% और बौद्ध भी समथिंग 0.7% होते हैं। तो जैन और बौद्ध जो भी है
ये क्या है, इसे हिंदू धर्म में शामिल किया गया और पंथ के रूप में इनको अलग माना गया। हिंदू धर्म के परंपरा से ही ये आगे लेकर आते हैं। उत्तर वैदिक परंपरा आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, नहीं पढ़ा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पढ़िए, और वो जो भारत में जो विविधता है उसके कारणों को और गहराई में ढूंढिए वहां पर। उसके बाद देखेंगे भारत में भाषाई विविधता बहुत तगड़े ढंग से मौजूद है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या बात करें तो 22 है, और 22 है जिसमें साहित्य, लिपि, ये सारी चीजें नजर आएगी। भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था, इसमें तेलुगु भाषी को आंध्र प्रदेश और तमिल भाषी को तमिलनाडु के रूप में ये योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। भारत में लगभग 1600 बोलियां हैं। भारत में कितनी है? लगभग 1600 बोलियां हैं, और अपने अपने ढंग से ये अस्तित्व में मौजूद हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। अप टू क्लास 5 तक स्थानीय भाषा में पढ़ने का सलाह दिया गया है। ठीक है, इस दृष्टिकोण से स्थानीय भाषा में विविधता विकसित होगी और विविधता बची रहेगी। जो हमारी डाइवर्सिटी है बची रहेगी। इतनी सारी बोलियां हैं, इतने सारे भाषा है, तो उसकी डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में ये सारे प्रावधान किए गए थे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में सांस्कृतिक विविधता बहुत ज्यादा है, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जहाँ भौगोलिक विविधता होगी वहाँ सांस्कृतिक विविधता भी होगी। यहाँ पर अगर भौगोलिक खान पान, हमारा भौगोलिक चीजों पर डिपेंड करता है, खान पान की विविधता हमें नजर आएगी। उसके बाद वस्त्र विन्यास, अगर ठंडे प्रदेश के हैं तो ठंडे प्रदेश, गर्म प्रदेश के हैं तो गर्म प्रदेश, ये सारी चीजें आपको अद्भुत किस्म से नजर आएगा। ये सारी चीजें मौजूद रहेगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नजर आएगी। कहीं आपको पगड़ी नजर आएगा, कहीं आपको टोपी नजर आएगा। ठीक है ना, कहीं चटक रंग, कहीं हल्का रंग पहने हुए लोग नजर आएंगे। तो प्राचीनतम से आधुनिक वस्त्र आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा हम देखें कि लोकगीत, संगीत, लोक नृत्य, लोक मंच, चित्रकलाएं, वाय, उसके बाद पर्व त्योहार, ये सारी की सारी चीजें हमें नजर आएंगी। पर्व, एक ही पर्व के अलग अलग रूप हमें नजर आएगा। चित्रकला में मधुबनी चित्रकला नजर आएगी, अलग अलग नृत्य नजर आएंगे। बिहार में कजरी नजर आएगा, तो छऊ कहीं और नजर आएगा, कहीं ये नजर आएगा, भरतनाट्यम नजर आएगा। ये सारी चीजें आपको मौजूद रहेगी। अगर बात करें तो तिल संक्रांति हमारे यहाँ मनाई जाती है, और वहीं पर दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जाता है। तो ये सारी चीजों में आपको नजर आएगा सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नजर आएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और विविधता में, क्षेत्रीय संस्कृतियों में, रिलीजियस कल्चरल में भी बहुत सारी विविधता नजर आएगी। मूल संस्कृति से थोड़ी अलग पहचान बनाई रहती है। जो मूल संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उससे अलग पहचान बनाई होने लगती है, और ये मजबूत होने लगती है कि इनकी भोजन, इनकी भाषा अलग अलग होता है। जैसे मालवा क्षेत्र हो गया, मालवा क्षेत्र होगा, वहां पर मालवा या बघेली बोली जाती है। यूपी में अवधी या ब्रज बोली जाती है। राजस्थान में मारवाड़ी या शेखावटी बोली जाती है। गुजरात में कच्छ या सौराष्ट्र, बिहार में भोजपुरी, मगही, मिथिला, ये सारी की सारी चीजें बोली जाती है। ये राष्ट्रीय संस्कृति की ही शाखाएं हैं, लेकिन ये थोड़ी सी अलग पहचान ली हुई होती है। ये अपनी संस्कृति के बारे में उतनी ही आत्मविश्वास एवं गर्व से बात करते हैं जितनी की राष्ट्रीय संस्कृति के बारे में बात करते हैं। एक ही राज्य में अलग अलग संस्कृतियां हैं, ये एक दूसरे के संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। अवधी, ब्रज, राजस्थानी, मूल रूट एक ही है सारा का सारा। भारत में अपनी अपनी चीजों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया, अपने अपने ढंग से विकसित किया समाज। उसके बाद देखेंगे कि विकसित किया, भारत का आउटलुक बड़ा ही लोकतांत्रिक किस्म का था। भारतीय समाज विविध समाज हो गया है। ठीक है ना, लोकतांत्रिक होने के कारण सबको एक्सेप्ट किया गया। देख रहे हैं ना, इतनी सारी चीजों को सबको एक्सेप्ट करते चले गए। ठीक है, दुनिया आश्चर्य के साथ देखती है कि भारत में ऐसा कैसे है कि भारत में एकता सदियों से चलते आ रहा है। इतने सारे लोग हैं, इतनी प्रजातियां, इतनी भाषाएं बोली जाती है, फिर भी हम लोग एक हैं। कैसे? तो पूरा हमारा मजबूती है, ना कि हमारा कमजोरी है। तो ये आप समझ गए। तो ये रहा अपना सामाजिक विविधता भारत में। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि सामाजिक विकास कैसे कैसे हुआ है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अपना लेक्चर कहाँ से शुरुआत किए थे हम लोग कि भारत बहुत संस्कृतिवाद है, बहुलतावादी समाज है, इसको हम लोगों ने समझा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि नस्लीय विविधता बहुत ज्यादा मौजूद है भारत में। क्षेत्रीय संस्कृति विविधता, धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता हमारे नजर आता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले बार हम लोग सामाजिक विकास को देखेंगे। तो आज भर के इतना ही। आपके सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।